नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी आप सभी के मनोकामनाओं को पूरा करें। और आज प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने कल करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को अच्छे से लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। आपको बताना है किन कारणों से जो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर सफल हुआ था। बताइए। पहला कह रहा है कि उसे समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, या फिर वो एक अच्छा प्रशासक था। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बताइए। तो अगर हम देखें तो सिकंदर का जो पश्चिमोत्तर भारत में सफलता रही है वो इसमें से अगर देखें तो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है। और उसकी फौज भी बहुत बेहतर थी, हम सभी जानते हैं। उसे देशद्रोही जो शासक थे उनकी भी सहायता मिली। ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें कि वह एक अच्छा प्रशासक था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, या फिर ये कह लीजिए कि भारत की विजय प्राप्त करने में जो है ऐसा कोई योगदान नहीं था कि वो अच्छा प्रशासक था इसलिए। तो जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक है। आपको बताना है सिकंदर ने किसे झेलम के तट पे पराजित किया था। आम्भीक को किया था, पुरु को किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को किया था, या महापद्मनंद को किया था। ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आर का जो 2013 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पुरु या फिर पोरस। ठीक है। पुरु या फिर पोरस। ये कौन था, ये जो झेलम नदी के किनारे जो राज्य था इन्हीं का था। ठीक है। बाद में क्या हुआ, सिकंदर ने इनकी वीरता से जो प्रभावित होकर इनको अपना मित्र बना लिया था, और वो कुछ क्षेत्र इनको वापस कर दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होता है। इनमें से कौन से अभिलेख के थ्रू पता चलता है कि जो अ, चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वो गुजरात तक सम्मिलित था, गुजरात भी इसमें सम्मिलित था। बताइए क्या है, ग्रीक विवरणों से, या फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, या फिर अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। बताइए किससे हो जाएगा यहाँ पर। बताइए। तो ये किससे हो जाएगा, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था उससे हमें पता चलता है कि जो गुजरात तक इनकी सत्ता स्थापित थी, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। ठीक है। एक प्रति कहाँ मिली शिलालेखों की, ये नैनीताल में मिली, पौड़ी, टिहरी, या फिर कालसी में। ठीक है। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, पता है सभी को। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कालसी। क्या हो जाएगा सही जवाब, कालसी। कालसी में इसकी जो प्रति थी वो मिली थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर आए तो अगर कालसी पूछे कहाँ पर है तो कालसी ये देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो टॉलमी फिलाडेल्फस था जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था। बताइए इनमें से कहाँ का शासक था जो टालमी फिलाडेल्फस तुर्मै था। ठीक है। ये साइरोन का शासक था, मिस्र का था, मकदूनिया का था, या फिर सीरिया का था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये कहाँ का शासक था, ये मिस्र का शासक था। कहाँ का था, मिस्र का। इसके इसके जो अशोक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, मिस्र हो जाएगा। ठीक है। मिस्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। ठीक है। दास्ता नहीं थी, आपको बताना है। ठीक है। यानी कि गुलामी नहीं थी। अर्थशास्त्र में मुद्रा राक्षस,
मेगास्थनीज की इंडिका या फिर वायु पुराण में? बताइए, इसमें ऐसा वर्णन दिया है कि दास्ता हमारे भारत में नहीं थी, प्राचीन भारत में। ठीक है, तो ये जो इंडिका थी मेगास्थनीज की, उसमें ऐसा दिया गया है कि प्राचीन भारत में जो दास्ता है वो नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिका का जो मूल लेखक है वो कौन था? इंडिका का मूल लेखक आपको बताना है कौन था। इसका सही जवाब बताइए जल्दी से। हम सभी को पता है इंडिका काफी चर्चित पुस्तक है, किसकी? मेगास्थनीज की। किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित माना गया है? ठीक है, इनमें से किसमें जो पुनर्विवाह है वो वर्जित माना गया है? जातक में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या फिर अर्थशास्त्र में? किसमें माना गया है पुनर्विवाह वर्जित? तो मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख है कि वो व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। मतलब पुरुष कर सकता है लेकिन स्त्री नहीं कर सकती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब? मनुस्मृति। ठीक है, ऐसा मनुस्मृति में दिया गया था। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, एक तरफ राजाओं के नाम दिए हैं और उनके जो टाइटल मिले थे उनको उनको वो दिया गया है, यानी जो उपनाम उनको दिया गया था वो दिया गया है। मिलान करिए, सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पता है उनको कर लेंगे। तो इसमें से अगर सबसे इजी देखें तो जो अशोक है, अशोक को क्या बोला जाता था? बताइए। अशोक को प्रियदर्शी या प्रिय नामदर्शी के दसी के नाम से जाना जाता था, देवताओं के प्रिय। ठीक है, तो सी का वन अगर देखें तो सिर्फ किस में है? इसी ऑप्शन में है। ठीक है, सी का वन। इसी तरह सारे मिला लेंगे। तो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता? सैंड्रो कोटस बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? सैंड्रो कोटस बोला जाता था। ठीक है, बिंदुसार को क्या बोला जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात बोला जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर अगर हम एक ऑप्शन से भी पकड़ लें तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? इनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका आर ओ और यूपी एलडीए और यूडीए में पूछा गया था। ठीक है, बताइए। महापद्मनंद दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, रुद्रदामन दिया है, अशोक दिया है। बताइए, सही जवाब क्या होगा? जैसा अगर हम बात करें यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील खुदवाई थी। ठीक है, क्या किया था? सुदर्शन झील खुदवाई थी, तो ये तो हो ही जाएंगे। अशोक ने क्या किया था? अशोक ने भी तीसरी शताब्दी में क्या किया था? इनसे नहरें निकाली थी, तो अशोक भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 2 और 3, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने क्या किया था? इन्होंने झील खुदवाई थी, सुदर्शन झील, और जो अशोक थे उन्होंने नहरें खुदवाई थी। तो दोनों ने ही गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? सही ऑप्शन जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 305। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो शक संवत है वो कब प्रारंभ किया गया? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में हुई थी शक संवत की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। तो कितना अंतर होता है विक्रम एवं शक संवतों में, तो ये होता है कितना, यहाँ पर विक्रम एवं शक संवत की बात की गई है, तो ये हो जाएगा 135 वर्ष। कितना हो जाएगा, 135 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, मतलब भारत के बाहर तक किसकी सीमाएं फैली हुई थी, बताइए। तो गुप्त वंश की बात करें अगर, तो गुप्त वंश कहाँ तक फैला हुआ था, ये भारत तक ही सीमित था। ठीक है, मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश, हमें पता है कि जो मौर्य वंश साम्राज्य की जो सीमाएं हैं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए कहाँ तक फैली थी, हिंदुकुश पर्वत तक गई थी। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत तक इनकी जो सीमाएं थी वो फैली हुई थी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, और इसके बाद अगर हम कुषाण वंश की भी बात करें तो कुषाण वंश की भी जो सीमाएं हैं वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। यानी कहाँ तक फैली हुई थी इनकी सीमाएं, जो चीन के तूफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण विंध्य पर्वत तक इनकी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था, बताइए। इसमें से सबसे पुराना राजवंश कौन है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन, बताइए कौन सा हो जाएगा। सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो जो सातवाहन वंश है ये सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश सबसे पुराना हो जाएगा। इस वंश के जो संस्थापक जो सिमुक हैं, ठीक है, इनका जो है लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, सबसे पुराना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, इनमें से कौन से शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है, जवाब दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। एका ब्राह्मण किसे बोला जाता है, तो एका ब्राह्मण ब्राह्मण किसे बोला जाता है, जो सातवाहन शासक कौन थे, गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे, कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी को उस उनकी जो माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, उनकी माँ द्वारा गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, बताइए किस पुराण में मिलती है सबसे लंबी सूची, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं मिलती है, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और वह दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। पहला जो अभिकथन है वो कह रहा है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण बता रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। बताइए अब कौन सा कूट सही होगा, जवाब दीजिए। कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है वो RO ARO 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि जो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ जो है प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है, वो एकदम सही बात है। ठीक है, क्योंकि जो सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, इसीलिए इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। जो कनिष्क का रबतक अभिलेख था उसमें इनमें से कौन से राज्य का उल्लेख नहीं था, बताइए। जो रबतक अभिलेख है वो कहाँ से मिला था? अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट से मिला था। कब मिला था? 1993 में। कब मिला था? 1993 में यह अभिलेख फाइंड किया गया था, ठीक है। और इसकी लिपि कौन सी थी? ग्रीक लिपि, या फिर कह लीजिए कि बैक्टीरियन भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। और इसमें 4 शहरों के नाम उल्लिखित थे। कौन कौन से 4 शहर थे, बताइए। 4 शहर जिनमें से एक तो कौशाम्बी था, ठीक है। क्या था? कौशाम्बी था। एक पाटलिपुत्र था, एक चंपा था, और चौथा कौन था? चौथा साकेत था, ठीक है। क्या था? साकेत। तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया था उस अभिलेख में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, बताइए। डिमेट्रियस, रुद्रदमन, गोंडोफर्नीज और विम कडफिसेस, ठीक है। आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें अगर हमें जो आता है सबसे पहले हम उसको पकड़ते हैं एग्जाम में। तो अगर हम बात करें इसमें से हमें विम कडफिसेस हमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तो विम कडफिसेस किससे रिलेटेड थे? ये कुषाण वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इनको मिला लेंगे कुषाण से। विम कडफिसेस को 2 से मिला लेंगे तो डी का जो दूसरा है वो सिर्फ 2 ऑप्शन में, एक बी में और एक सी में। अगर आगे हम बात करें रुद्रदामन की, तो रुद्रदामन शक वंश से थे, ठीक है। शक राजवंश से थे, तो इनको शक से, यानी कि बी का चौथा। तो हमारा बी का चौथा किसमें? सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इजिली आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नासिक, गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा की बात करें खारवेल दिया है, भीतरी की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय दिया है, गिरनार रुद्रदामन प्रथम दिया है। इसमें से गलत कौन सा है आपको ये बताना है। तो हाथी गुम्फा हम सबको पता है किससे रिलेटेड है? खारवेल से रिलेटेड है, ठीक है। नासिक गौतमीपुत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो एकदम सही है। और हाथी गुम्फा खारवेल से। जो भीतरी आपका दिया है पुलकेशिन द्वितीय, तो भीतरी किससे रिलेटेड है? ये तो स्कंद गुप्त से रिलेटेड है। भीतरी जो स्तंभ था वो किससे रिलेटेड है? जो गुप्त शासक स्कंद गुप्त थे उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो पुलकेशिन द्वितीय दिया है ये एकदम गलत दिया है, ठीक है। और गिरनार तो रुद्रदामन एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय का अगर बात करें तो इनका संबंध किससे था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से था। किससे था? एहोल अभिलेख से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था उस पे किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है, शाहजहां का मिलता है, औरंगजेब का मिलता है, या फिर दारा शिकोह का मिलता है, बताइए। तो किसका मिलता है? और ये कहाँ था? ये कौशाम्बी में खुदवाया गया था, ठीक है। और अकबर ने क्या किया था? इसको कौशाम्बी से मंगाकर जो इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान प्रयागराज है उस किले में स्थापित करवा दिया था। और इसमें क्या था? जहांगीर का एक लेख लिखा हुआ था, ठीक है। इसका लिखा हुआ था जहांगीर का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शक विजेता किसे जाना जाता है? इनके इनमें से कौन से शासक को शक विजेता के नाम से जाना जाता है, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर कुमार गुप्त को? तो जो गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्हीं को हम शक विजेता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि पश्चिम भारत के जो अंतिम शासक थे रुद्र सिंह थर्ड, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परास्त कर दिया था,
ठीक है, परास्त कर दिया था, तभी से इनको जो है इस नाम से जाना जाता है, शक विजेता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के किसने जारी किया था? तो ये भी कौन जारी किया था? जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ही जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको क्या बोला जाता था? बताइए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कारसापड़ बोला जाता था, दिनार, निष्क या फिर स्वर्ण बोला जाता था? बताइए। तो क्या बोला जाता था इसको? दिनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जो निष्क दिया गया है, ठीक है, और स्वर्ण दिया गया था है। अगर हम ये बात करें दिनार की, तो ये स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे, और चांदी की बात करें तो चांदी के क्या होते थे? रुपया होते थे। क्या होते थे? रुपया होते थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? जो मंदसौर प्रशस्ति था वो किस शासक की उपलब्धियां गिनाता है? बताइए। स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, रामगुप्त की, कुमारगुप्त प्रथम की? बताइए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स नहीं करते हैं, ऑफलाइन कमेंट्स भी किया करिए आप लोग। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मंदसौर प्रशस्ति। बताइए क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। जो वारंगल था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है योग के आविष्कारक थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। योग के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि या फिर बाबा रामदेव? बाबा रामदेव आजकल काफी मुश्किलों में भी हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पतंजलि। ठीक है, क्या हो जाएगा? पतंजलि योग के आविष्कारक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? बताना है आपको। कणाद ऋषि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, जैमिनी थे? बताइए, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये कौन था? ये थे जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के प्रणेता किसको बोला जाता है? जैमिनी को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकर, इनको बताना है किस मार्ग से रिलेटेड हैं? द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्ट द्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद से रिलेटेड हैं? बताइए, मैच करिए इनको। जैसा कि हमने बताया कि पहले सबसे किसको पकड़ते हैं? सबसे इजी वाले को पकड़ते हैं जो हमें आता है। ठीक है, तो हमें इसमें से जैसे रामानुज को अगर पकड़ लें, रामानुज का रिलेशन किससे है? विशिष्ट द्वैतवाद से है। जो रामानुज थे उनका रिलेशन किससे है? विशिष्ट द्वैतवाद। तो बी का तीसरा दो में है, ए में भी है और सी में भी है। अगर वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से रिलेटेड थे। ठीक है, इससे पुष्टि मार्ग से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसके हिसाब से। बाकी भी मिला लेते हैं। जैसे माधवाचार्य हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद से रिलेटेड थे। ठीक है, किससे रिलेटेड थे? द्वैतवाद। और शंकर, शंकर किससे रिलेटेड थे? ये अद्वैतवाद से रिलेटेड थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने किया था, वत्सराज, हर्षवर्धन या फिर मिहिर भोज ने किया था? बताइए।
काफी पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो किसने किया था गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना? नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर ये आयोजन किए थे आपको ये बताना है। बताइए कहाँ पर ये आयोजन किया गया था? कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, या फिर वल्लभी तथा प्रयाग में? बताइए कहाँ पर किया था? तो इन्होंने ये जो आयोजन था वो कन्नौज और प्रयाग में किया था। कहाँ पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ठीक है, हूणों को पराजित किया था, ये कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, मंदसौर अभिलेख में, या फिर उदयगिरी के अभिलेख में? बताइए तो किसमें मिलता है? ये जो भीतरी स्तंभ लेख है कहाँ पर? जो गाजीपुर जिले में मिलता है। ठीक है, भीतरगांव अलग है, भीतरी अलग है। भीतरी कहाँ पर है? गाजीपुर में। और भीतरगांव कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश दिया है, एक तरफ सिक्कों की धातुएं दी गई हैं। जैसे कुषाण वंश दिया है, कुषाण वंश कह रहा है कि स्वर्ण और ताम्र सिक्के चलाए थे इन्होंने। गुप्त वंश कह रहा है स्वर्ण एवं रजत चलाए थे। सातवाहन कह रहा है स्वर्ण और केवल स्वर्ण के चलाए थे। कलचुरी कह रहा है स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों के चलाए थे। बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जो सातवाहन थे इन्होंने केवल स्वर्ण के सिक्के, जो बोल रहा है उन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने क्या किया था? चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, किसके? चांदी, तांबा और सिक्के के। तो जो जो यहाँ पर बोल रहा है कि सातवाहन में स्वर्ण सिक्के चले थे, तो स्वर्ण सिक्के सातवाहन काल में नहीं चलाए गए थे। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। कौन से धर्म के लिए बनाई गई थी? बौद्ध धर्म के लिए, जैन, शैव, या फिर वैष्णव धर्म के लिए? बताइए ये किसके लिए बनाई गई थी? जो शैव धर्म है उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, किसके लिए बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफाएं? शैव धर्म के लिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर दो गुफाएं और हैं। ठीक है, जिनका निर्माण 5वीं और 6ठी शताब्दी में किया गया था, जो बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूटों ने करवाया था, वातापी के चालुक्यों ने करवाया था, गंग शासकों ने, या उपर्युक्त में से किसी ने नहीं करवाया था? तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण प्रथम कौन था? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। कभी कभी शासक का नाम भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। जो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? इनमें से कौन से धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त प्राप्त था? बौद्ध धर्म के, जैन, शैव, या फिर शाक्त धर्म? बताइए। तो अगर बात करें राष्ट्रकूट शासकों की, तो वैसे तो उस समय ब्राह्मण धर्म का महत्व था। लेकिन क्या था कि ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था, और इसे क्या था? राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। इस धर्म को? जैन धर्म को। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्या? जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर बताना है आपको। एक तरफ स्तूप दिया है, चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर, और ये कहाँ से रिलेटेड है ये भी बताया गया है, या फिर क्या है ये बताया गया है। आप मिलान करिए और सही जवाब क्या होगा बताइए।
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर स्तूप देखें तो स्तूप कौन सा है बताइए। स्तूप सांची से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। स्तूप किससे रिलेटेड हो जाएगा, सांची से। तो इसको मिला लेते हैं सांची से, ए को मिला लेंगे टू से, और ए को टू से मिलाते ही सारा मिल गया। चित्रकारी, बाघ चित्रकारी होती है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति की अगर बात करें तो ये मथुरा में मिल जाएगी आपकी, ठीक है। और दशावतार मंदिर हम सभी को पता है देवगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, फिर से एक बार आ गया है। मिलान करिए कि जो भीमबेटका है, सोर टेम्पल है, हम्पी, मानस, ये सब कौन से राज्य में हैं, बताइए कौन से राज्य में ये पाए जाएंगे। तो भीमबेटका कहाँ पर है, हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका को मध्य प्रदेश से मिला लेते हैं, ठीक है। सोर टेम्पल कहाँ है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में है, ठीक। हम्पी कहाँ है, हम्पी हमें मिल जाएगा कर्नाटक में, ठीक। मानस नेशनल पार्क भी है, असम में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले को दो से मिलाना है कि A2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा। A2 B3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इनमें से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, भीतरगांव मंदिर का, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, या फिर ओसिया मंदिर, बताइए। तो भीतरगांव मंदिर होगा नहीं, कंदारिया महादेव भी नहीं होगा। अगर बात करें बी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर बात करें हम, जो ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का जो निर्माण है वो शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है। जो इसका शिखर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। और जबकि जो यहाँ की नक्काशियाँ और मूर्तियाँ हैं वो नागर शैली में बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ शिखर की बात की है, तो शिखर किसमें, द्रविड़ शैली में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए। नरसिंह वर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। कौन हो जाएंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है, बताइए। तो ईसा के प्रारंभ में जो भारत तथा रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध था उसकी सूचना किस पुरास्थल से मिलती है। मदुरै से मिलती, ताम्र लिप्ति से मिलती है, तोंडी या अरिका मेडू से मिलती है, बताइए कहाँ से मिलती है। तो जो अरिका मेडू है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, अरिका मेडू, ठीक है। कहाँ है, पूर्वी तट पर भारत के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशु पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था। कहाँ पर भेजा था, काशी क्षेत्र में भेजा था। कौन था, चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह थे, या फिर चालुक्य राजा कुमारपाल, या फिर चोल राजा कुलोत्तुंग थे, या फिर कश्मीरी राजा जयसिंह, बताइए कौन था इनमें से। तो ये कौन था, जो चालुक्य राजा कुमारपाल थे, ठीक है। उन्होंने ऐसा करने के लिए भेजा था काशी, ठीक है। चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। इनमें से संगम युग का राजवंश कौन नहीं है, चेर, चोल, पल्लव, या फिर पांडे, कौन नहीं है आपको ये बताना है। तो चेर है, ठीक है, चेर है, नहीं है बताना है, ठीक है। चेर है, पल्लव भी है, पांड्य भी है। सॉरी, पल्लव नहीं है, चेर है, चोल है, और
पांड्य है, तो नहीं है पूछा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। ठीक है, पल्लव। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान कौन से राजा ने भेजा था, आपको ये बताना है। बताइए, तो ये कौन सा राजा था? ये राजा थे वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक, जो पल्लव वंशीय शासक थे। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ये किस वंश से रिलेटेड है? ये पल्लव वंश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? मतलब इसमें से निम्नलिखित तमिल ग्रंथ यहाँ पे छूट गया। तमिल ग्रंथ इनमें से कौन सा है जिसे क्या किया है? लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ग्रंथ कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा जिसे लघु वेद बोला गया है? नंदी, कलम्बकम, कलिंग तपर्णी, या फिर पेरियार पुराणम, या फिर कुराल? बताइए, सब साउथ के नेम है। क्या हो जाएगा सही जवाब? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो तमिल ग्रंथ है कुराल, या फिर इसको कुरल भी बोला जाता है। ठीक, जिसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुर है। इसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुर है, और इसी को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? इसमें से बताइए कौन सा वारियम था वो? पान वारियम, एरी वारियम, टोटट वारियम, या फिर संवत्सर वारियम था? बताइए। होता ये था कि जो चोलकालीन जो गांव थे उनकी जो गतिविधियों की देखरेख के लिए क्या किया जाता, एक जो है समिति बनाई जाती थी, कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। उसी कार्यकारिणी समिति को ही बोला जाता था वारियम। क्या बोला जाता था? वारियम उसी को बोला जाता था जो कार्यकारिणी समिति थी। हर कार्य के लिए एक अलग जो है वारियम बनाया गया था। तो अगर बात करें उद्यान प्रशासन की, तो इसके लिए टोट वारियम जो था, ठीक है, टोट वारियम का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टोटवारियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नन्नय, या फिर टिक्कन? बताइए कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बताइए कौन था? तमिल भाषा में रचित है कंबन। इसके लेखक कौन है? कंबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। जो रामायणम या फिर रामावतारम, दोनों में से कोई भी पूछे तो क्या बताएंगे? कंबन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, दक्षिण भारत का जो फेमस युद्ध है, वो किनके बीच हुआ था? आज 60 प्रश्न हैं। ठीक है, और आज जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग जो है मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए आज 60 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो मदुरै हैं, जो पांड्य जो राजाओं की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, यहीं पर क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान का है। आपको ग्रंथ दिए गए हैं और उसके रचनाकार बताने हैं। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक? मिलाइए। ठीक, ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है। तो जो पहले हमें पता होता है उसको मिलाते हैं। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के बताइए कौन है? पाणिनि। ठीक है, कौन है? पाणिनि। यानी कि ए को मिलाना है 4 से, और ए को 4 से मिलाते ही हमें पता चलता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी को भी मिला लेते हैं। तो बाकी जैसे बात करें महाभाष्य की, तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, कौन है? पतंजलि हैं। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। ठीक है, और वार्तिक के रचयिता कौन है? कात्यायन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा
मत्तविलास प्रहसनम का लेखक कौन था? जो मत्तविलास प्रहसनम थे उसके लेखक कौन थे? गौतमीपुत्र सत्कर्णी थे, या फिर महाक्षत्रप रुद्रदामन थे, या फिर महेंद्र वर्मन, या फिर पुलकेशन तृतीय? कौन था बताइए? तो ये कौन था? महेंद्र वर्मन थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन। ये नाटक है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? जो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण थे उस पे पुस्तक किसने लिखी थी? भोज ने, गोविंदराज ने, चंद्रवर्मन ने, या फिर महिपाल ने? ठीक है, किसने लिखा था बताइए? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? कि किसने लिखा था? भोज ने। ठीक है, किसने लिखा था? भोज ने। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो कह रहा है कि भोजशाला की जो अष्टधात्री देवी हैं वो कौन सी हैं? जो भोजशाला था, ठीक है, कहाँ पर? एमपी में। वहाँ की जो अष्टधात्री देवी हैं वो कौन थी बताइए? तो भगवती दुर्गा है, भगवती पार्वती, महालक्ष्मी, या सरस्वती? तो कौन है? सरस्वती, माँ सरस्वती इसकी अष्टधात्री देवी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनता द्वारा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था? यहाँ पे राज्य ना होकर राज राजा है, ठीक है। ये सही कर लीजिएगा, राजाओं पूछा है, कौन से राजा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए थे? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लवमल? बताइए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पल्लव शासक जो नंदीवर्मन थे उनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, ठीक है। कौन कौन? जो गोपाल हैं और पल्लव शासक जो नंदीवर्मन पल्लवमल हैं, इनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 और ये 4। तो ये किसमें है? सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल ने, देवपाल ने, महिपाल प्रथम, या फिर धर्मपाल ने? इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो ये कौन सा किसने किया था बताइए? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय है, ठीक है, बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? आदिवराह किसको किसको बोला जाता है? वत्सराज को, या नागभट्ट को, या मिहिर भोज, या फिर नागभट्ट फर्स्ट को? नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट भट्ट फर्स्ट दोनों दिया गया है, ठीक है। बताइए कौन था? तो जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे कौन? मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज। उन्हीं को जो है बोला जाता है आदिवाराह, ठीक है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो मिहिर भोज यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, कश्मीर का अकबर भी इन्हें बोला जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अली शाह था, हसन शाह, हैदर शाह, या फिर शाही खां था? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? शाही खां, ठीक है। क्या हो जाएगा? शाही खां। इसने गोहत्या को भी निषिद्ध कर दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। कौन से शासक कब आए उसके हिसाब से व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? यशो वर्मा, ठीक है। सबसे पहले यशो वर्मा आएंगे, उसके बाद धंग आएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? विद्याधर आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में कीर्ति वर्मा आएंगे। यानी कि 3 2 1 4, ठीक है। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये।
और गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि गीत गोविंद जो काव्य है उसके रचयिता कौन है? सूरदास, केशव, मीरा, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? बताइए गीत गोविंद के जो रचयिता, गीत गोविंद जो काव्य है उसके रचयिता कौन है? बताइए। तो गीत गोविंद के हम सभी को पता है कि जो रचयिता हैं, ठीक, वो कौन है? जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। ठीक है, कौन है? जयदेव, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो डी ऑप्शन नंबर एकदम ई ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये रही आज की क्लास। आई होप अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हर दिन ऐसे ही जुड़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम मिलेंगे किसी और दिन एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।